Hello everyone, this is Aftab and today we are going to have a lesson on emergency provision of Indian polity for an Academy Stars 2024 program. But before we start, I want to ask you one question. Are you one of the students who fears a lot from the polity subject? Don't worry, I'm here for you to make things easier for you, specifically for UPSC CSE. तो चलिए बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में. So whenever we talk about the emergency provision, we need to understand कि ये कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. So part 18 of the Indian Constitution talks about emergency provision. जोर देके कह रहा हूं, याद रखना, पूछूंगा बाद में. तो it carries various articles, but specifically 3 articles: Article 352, 356, and 360. Talks about 3 types of emergency. First is national emergency, second one is a president rule, and third one is financial emergency. But in this particular video, we are going to specifically talk about national emergency, Article 352. Don't worry, सारे doubts इससे बाहर कुछ नहीं आता पेपर में, मैं करवा दूंगा. नेशनल इमरजेंसी, सो इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या स्पेसिफिकली मैं कैबिनेट कहूं, उनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट द्वारा प्रोक्लेम की जाती है. बट इसके अब आप पूछेंगे ग्राउंड्स क्या क्या है, किस ग्राउंड पे ये प्रोक्लेम की जाती है. तो देयर आर 3 ग्राउंड्स इन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज ग्राउंड ऑफ वॉर, सेकंड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड वन इज आर्म्ड रेबेलियन. आर्म्ड रेबेलियन इज अ वर्ड व्हिच इज a substitute word of internal disturbance which comes after the 44th Amendment 1978 because it carries a wider definition, obvious reasons. Okay, अब जब हम बात करते हैं इसकी प्रोक्लेमेशन की, तो हमें यह समझना होगा क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है इसके लिए या नहीं. सो जब नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो जरूर होगा ही. तो उसके बेसिस पे 44th अमेंडमेंट मैं यहाँ पे पहले ही लिख रहा हूँ 1978. ये मैंने यहाँ क्यों लिखा, उसका रीजन है ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट से ज्यादा मेल जरूर खाते हैं. फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेमेशन है वो अप्रूव होना चाहिए बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. बट 44th अमेंडमेंट से पहले ये टाइम पीरियड था 2 महीने का. तो इसकी रिजिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, सिक्योरिटी को, थ्रेट को ध्यान में रखते हुए इसे 1 month कर दिया गया. अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर आपने बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कहा, तो क्या इसे एक पार्लियामेंट का हाउस अप्रूव नहीं कर सकता? तो जाहिर सी बात है, कर सकता है राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा का भी डिसोल्यूशन नहीं होता राज्यसभा का. इफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस, तो राज्यसभा इसको अप्रूव कर सकती है. बट व्हेन द लोकसभा रीयूनाइट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month, लोकसभा नीड्स टू अप्रूव दिस नेशनल इमरजेंसी, अदरवाइज इट विल नॉट इम्प्लीमेंटेड इनटू द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा. जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया जाएगा तो ये कितने समय तक चलेगी. तो इसका सीधा साधा आंसर है 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले ये जो टाइम पीरियड था वो इंडेफिनिट पीरियड तक था. वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, सो इट कैरीज फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड. बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट 1978 ये 6 महीने तक वैलिड रहती है, और उसके बाद इसे it needs to get ratified by the parliament time and again after the 6 month process, and then it can carry forward for indefinite period of time. I hope आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे. और थर्ड पॉइंट जो कहता है वो कहता है इसे स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास किया जाता है, दोनों हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के. बट बिफोर दिस अमेंडमेंट इट वाज सिंपल मेजोरिटी. इस वजह से इसको हल्के में ना लिया जाए, इसका मिसयूज ना किया जाए, इस वजह से इसको सिंपल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी में ले आया. और आई थिंक स्पेशल मेजोरिटी आप सभी को पता होगा, स्पेशल मेजोरिटी में 2 कंडीशन चाहिए होती हैं: मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और सेकंड वन इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए. सो ये हो गई इसकी पार्लियामेंट्री अप्रूवल डिसोल्यूशन की बात. और जब हम इसकी इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर वन ऑफ द प्रोविजंस जो कि इंडियन फेडरलिज्म को यूनिटरी में एकदम तब्दील कर देते हैं. इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा गया है. इमरजेंसी प्रोविजंस इज टेकन फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसमें भी ये चीज नहीं देखी जाती बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो फेडरल से यूनिटरी जो बनता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूनिक फीचर है. और इसमें कोई प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होता है. प्रेसिडेंट मतलब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने में इट इज
proclaimed by the president with the recommendation of the council of ministers, as I told you earlier. Okay, अब इसके इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं. सो जब इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, सो देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इफेक्ट्स. तो यहाँ पे जब मैंने आपको फेडरल से यूनिटरी के बारे में समझाया, तो मतलब फेडरल जहां पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम कर रही है, और व्हेन वी आर टॉक अबाउट यूनिटरी तो सेंट्रल का पड़ला भारी है. तो वहां पर क्या होगा, सेंटर कैन मेक रूल्स ऑन द स्टेट लिस्ट which is given in the 7th schedule. Center can make rules on the concurrent list, state list and union list as well. तो ये चीजें जो होंगी वो सेंट्रल के हक में होंगी, क्योंकि उस टाइम पे ये लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई नहीं हो रही होगी कि नेशनल इमरजेंसी को हम देखेंगे, बिकॉज यूपी इटसेल्फ इज अ बिग स्टेट. तो यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो उसे पर्टिकुलरली नहीं देखेगा, बल्कि सेंटर ही देखेगा नेशनल इमरजेंसी को. फाइनेंशियल पावर को और एग्जीक्यूटिव पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. फाइनेंशियल पावर को प्रेसिडेंट द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एग्जीक्यूटिव पावर को सेंट्रल द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. ये आपको ध्यान रखनी है ये चीजें. अब जब हम इतनी बात कर लेते हैं तो इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं. मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो के इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 358 एंड 359. देखिए, आर्टिकल 358 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 विच इज अ राइट टू फ्रीडम. जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू लिव इन द कंट्री है, ये सारी चीजें जो है आपको आर्टिकल 19 में मिलती हैं. बट आर्टिकल 359 कैरीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर द कन्विक्टेड पर्सन. आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. यार, केएस पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, 2017 वाला केस याद करो, माइंड में घुसाओ, कुछ याद आया कुछ? यस, वही चीज. तो आर्टिकल 358 और 359 के इफेक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं. देखिए, जब भी नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाएगा तो आर्टिकल 359 जब भी हटेगा जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया होगा एक्सटर्नल थ्रेट के बेसिस पे, नॉट एन इंटरनल थ्रेट. ओके, और आर्टिकल 358 जो है वो पूरी कंट्री पर वैलिड होगा, कंट्री के किसी पार्ट पर वैलिड नहीं होगा. ये आपको ध्यान रखना होगा. एंड फर्स्ट थिंग जो कि है फेडरल इमरजेंसी पे मैंने आपको बताया, इट ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट एज सुन एज इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू मार्क इट. जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे इस इमरजेंसी को तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा आर्टिकल 19 एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी. तो ये है कुछ आर्टिकल 358 के प्रोविजंस जो आर्टिकल 19 किस तरीके से एक रिएक्ट करेगा नेशनल इमरजेंसी में, वो हमें आर्टिकल 358 बताता है. आर्टिकल 359 में क्या है कि when the president proclaims the national emergency whether it is on the basis of external threat or internal threat, article 359 all the enforcement मतलब some of the fundamental rights या all the fundamental rights except article 20 and 21 can be suspended or the enforcement of these particular fundamental rights can be suspended. अब ये क्या है, ये बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे भी हो सकता है. ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट अपने घोषणा पत्र में ये जारी करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड किया जा रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. कितने भी टाइम पीरियड के लिए वो प्रेसिडेंट के ऊपर है. प्रेसिडेंट आर सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड स्पेसिफिक बाय द प्रेसिडेंट. फंडामेंटल राइट्स जो भी मैंने आपको बताया मे एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और अ पार्ट. आर्टिकल 358 पूरे कंट्री पर एक तरह से दबाव डालता है. आर्टिकल 19 जो है वो पूरी कंट्री पर एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा. आर्टिकल 19 विल नॉट बी available to the citizens of the India when the emergency is proclaimed by the president on the basis of external aggression. But article 359 में क्या है, ये किसी पार्ट कंट्री के या पूरी कंट्री पर भी लागू किया जा सकता है. ओके, आई होप आपको ये इफेक्ट समझ में आए होंगे. अब इसका रिवोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. जो रिवोकेशन है नेशनल इमरजेंसी का, इट इज रिवोक्ड बाय द एक्चुअली इट डजंट नीड अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगेन. लोकसभा के 1/10 मेंबर सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर चाहें तो इसे रिवोक कर सकते हैं, बशर्ते दे नीड टू हैव काइंड ऑफ अ सिंपल मेजोरिटी, और ये लोकसभा का एक प्रिविलेज है. तो मैंने जैसे रेटिफिकेशन के टाइम पे आपको बताया, रेटिफिकेशन के टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बट रिवोकेशन के टाइम पे क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी. रेटिफिकेशन के टाइम पे या डिक्लेरेशन के टाइम पे यहां पर जनरली क्या हो रहा है, यहां पर बोथ द पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए, बट यहां पर पार्लियामेंट की अप्रूवल इतनी नहीं चाहिए. डिक्लेरेशन बाय सो फार, अभी तक कितनी डिक्लेरेशन हो चुकी है नेशनल इमरजेंसी की? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है.
1962, 71 and 75. 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो पाक वॉर एंड 1975 इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। आई थिंक आपने ये सारी चीजें क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी, जो सेकंड एनसीईआरटी है क्लास 12 की, उसमें बाकायदा देर के किस तरीके से पॉलिटिक्स के लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनको जेल में डाला गया, सब चीजें हुई उनके साथ। सो दिस वाज अ स्पेसिफिक रीजन। ओके, तो ये थी कुछ आपके नॉर्मली नेशनल इमरजेंसी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद थोड़ा पीवाईक्यू देख लेते हैं। आर्टिकल मतलब यूपीएससी का पीवाईक्यू 2019 का है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibition of limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional powers under article 142. It could mean which one of the following. जाहिर सी बात है, आर्टिकल 142 में क्या है वो ये पूछ रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं 142 क्या है। सो जनरली मैं आपको ये सिर्फ ऑप्शन दिखाना चाह रहा था। थर्ड ऑप्शन टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज देयर इन आर्टिकल 360, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहां से आप ये चीज एलिमिनेट कर सकते थे। ए ऑप्शन टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 जनरली टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यस, 142 टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये तो बकवास सही ऑप्शन है जो यूपीएससी ने बनाया है, डी ऑप्शन। अगेन 2022 में एक और इमरजेंसी वाला क्वेश्चन आता है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में लोकसभा की स्पेसिफिक पावर है, बट ऐसे तो कुछ मैंने बताया ही नहीं। मैंने तो जब रिवोकेशन होगा तब लोकसभा को स्पेसिफिक पावर दी गई है। 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा if pass the bill by the simple majority, then the revocation of the national emergency can be happen. तो ये तो गलत ही हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो आपका ए और सी तो गए। नाउ यू हैव लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड डी। सो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द स्पेसिफिक या एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। और ये जो एमपीज ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये दो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल पावर्स है। 2024 में 16 जून 2024 को अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया। उसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर। पूछूंगा, पूछ लिया। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है, सही बात है बिल्कुल है। तो जब आप 2 सही है आपका, तो सी ऑप्शन हट जाएगा। नाउ यू हैव लेफ्ट ऑप्शन, यू हैव लेफ्ट विद ऑप्शन 3 ऑप्शंस। पार्ट ए सबको पता होगा, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है। सो नाउ ये भी सही है। और पार्ट 20 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 इज अंडर पार्ट 20। तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है। एंड नाउ यू आर गुड टू गो। 2 मार्क्स यूं मिल गए आपको। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बट दिस इज नॉट एन एंड। अभी तो आपने सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है, अभी तो प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी भी रह रही है। डोंट वरी, आपको कहीं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेसिडेंट रूल के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।